देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, डोबे राइनर की त्रिक की उपलब्धि क्या थी। तो इसकी क्या उपलब्धि थी, तत्वों के गुण धर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया था। इन्होंने बताया था यदि समान गुण धर्म के तत्वों को आरोही क्रम में लिखा जाए, यानी बढ़ते क्रम में लिखा जाए, तो उनके देखिए जैसे इसमें मान लेते हैं जैसे तीन तत्व थे ए बी सी, तो इसका जो बी वाले का द्रव्यमान होगा ए और सी के औसत द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने लिया जैसे लिथियम हो गया, सोडियम और पोटेशियम हो गया, लिथियम सोडियम और पोटेशियम हो गया। तो लिथियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 7 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। और पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। कितना होता है, 39। तो इन्होंने बताया था जो ए और सी, देखिए पहला और तीसरे का जो औसत द्रव्यमान होगा वो बीच वाले के क्या होगा, बराबर होगा। तो 39 और 7 जोड़ेंगे तो 39 और 7, 39 7 कितना होगा, 46 होगा। इसका औसत निकालेंगे तो 2 से भाग करने कितना आ जाएगा, 30। तो बीच वाले के बराबर आ जाएगा। यही डोबे राइनर का त्रिक नियम बताए थे। अब इसमें आपको देखिए इसने मूल रूप से 3 समूह बनाया था। कौन कौन, एक आपको ध्यान रखना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का बनाए थे। और कैल्शियम स्टांसियम, देखिए कैल्शियम स्टांसियम और बेरियम का बनाए थे। इसी तरह क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का बनाए थे। तो यहीं आपको 9 ध्यान रखना है, यानी 3 समूह को ध्यान रखना है। इसी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि डोबे राइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें आपको बताना। तो देखिए यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत लगभग बराबर होते हैं। क्या सही नहीं है। पहली बात इसने अवरोही लिख दिया है और इन्होंने डोबे राइनर ने क्या किया था, आरोही क्रम में लिखा था। ठीक है, आरोही क्रम में लिखा था, ये भी ध्यान रखना है। और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान नहीं, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के औसत द्रव्यमान के क्या होता, बराबर था। तो यही वाला गलत है। बाकी देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन त्रिक बनाते हैं, हम आपको पहले बता दिए हैं। इसी के साथ बी सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, यदि 3 तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत लगभग के बराबर होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डोबे राइनर का त्रिक बनाते, यानी यही तीनों सही है, ये वाला क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबे राइनर का त्रिक नहीं है। तो डोबे राइनर का त्रिक इसमें कौन सा नहीं, देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, कैल्शियम स्टांसियम, बेरिलियम भी होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी होता है। कौन सा नहीं, इसमें तीसरा वाला नहीं है। कौन सा नहीं है, तीसरा वाला नहीं है। क्वेश्चन है कि डोबे राइनर के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देख के बताइए, चलिए कौन सा इसमें सत्य होगा। तो इसमें कौन सा सत्य है, देखिए त्रिक के पहले और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमानों का योगफल दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। योगफल नहीं, औसत था। ठीक है, यानी पहला वाला गलत है। त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य, देखिए चाहे औसत कहे चाहे हमारे समांतर माध्य के, दोनों एक ही बात होता है। दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यही वाला क्या है, सत्य है। यही वाला क्या है, सत्य है। बाकी आगे पढ़ लीजिएगा, सब गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबे राइनर त्रिक बनाता नहीं। इसमें बताना कौन सा नहीं बनाता है। देखिए आपको पता है कैल्शियम स्टांसियम बेरिलियम बनाते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम बनाते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बनाते हैं, लेकिन ये फेरस कोबाल्ट और निकल ये नहीं बनाते। तो ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसका पहला पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसमें हमने न्यूलैंड का स्टैंग नियम को पूरा डिटेल में बताया है। अगला क्वेश्चन है कि डोबे राइनर ने समान गुण धर्म वाले तत्वों के समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने कितने तत्वों को समूह की पहचान की थी। तीन समूह की पहचान की थी। आपको बताए दिए कौन कौन था। एक तो लिथियम था, लिथियम सोडियम पोटेशियम था, उसके बाद क्या था, कैल्शियम था, स्टांसियम था और बेरियम था। उसके बाद कौन था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था। ठीक है, यही 3 समूह थे। अगला क्वेश्चन है
कि डोबे राइनर के त्रिक नियम के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है। तो इसमें कौन सा हो सकता है अभी आपको बताए हैं, अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो ठीक रहेगा। कैल्शियम बेरियम के साथ क्या है, कैल्शियम बेरियम के साथ स्ट्रांसियम आता है, तो कौन सा हो जाता है, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रत्येक तीन तत्वों वाले समूहों में से कौन सा डोबे राइनर के त्रिक नियम का गठन करता है। कौन करता है, एक कैल्शियम बेरियम फ्लोरीन, ये तो नहीं करता। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कौन करता है, इसमें बी वाला करता है। बस आपको तीनों याद, टेबल का तीनों याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, डोबे राइनर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, डोबे राइनर द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिक में मध्य तत्व होता है। तो आपको बताना है एक त्रिक में मध्य तत्व होता है। तो एक त्रिक में मध्य तत्व क्या होता है, अभी बताए थे। एक त्रिक में जो मध्य तत्व होता है, यानी जैसे बताए थे ए बी सी, तो मध्य तत्व क्या होता है, पहले और तीसरे का औसत होता है। तो पहले और तीसरे का औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन सी गलत दे दिया है, जितना डी में दिया है उतना सी में वही चीज़ लाइन लिख दिया है, तो बाई मिस्टेक लिखा गया है टाइपिंग में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डोबे राइनर ने तीन तत्वों को एक त्रिक में व्यवस्थित किया था। तो डोबे राइनर ने तीन तत्वों को एक त्रिक में व्यवस्थित किया था। क्या किया था, उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में, उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा था किसी ने, डोबे राइनर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबे राइनर का ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक ट्राइड का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, देखिए इसमें है ना लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए डी वाला सही नहीं होगा, क्योंकि लिथियम के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा तब सही होगा। देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम मिलने से नहीं मतलब, आपको क्रम भी देखना। तो ये वाला डी वाला नहीं सही होगा। कौन सा होगा, ए वाला होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसीलिए हम जान के गलत बताया, आपको ध्यान देना है इस चीज़ को। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये त्रिक बना रहा है ना, कि इसमें भी लिथियम पोटेशियम सोडियम दे दिया, उल्टा दे दिया, इसलिए ये नहीं होगा। कौन होगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डोबे राइनर के त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इसके त्रिक का दूसरा सदस्य है, तो इसका दूसरा सदस्य कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, इसका आर्सेनिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी किताब जब देखेंगे उसमें सब लिखा हुआ है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डोबे राइनर का त्रिक का तीसरा सदस्य है, जिसमें लिथियम सोडियम के बाद लिथियम सोडियम में क्या आता है, पोटेशियम आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डोबे राइनर ने तीन तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था, उन्हें ट्राइड नाम दिया था, यानी त्रिक वाला नाम दिया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, डोबे राइनर का त्रिक नियम। इसको क्या बोला जाता है, डोबे राइनर का त्रिक नियम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था कि डोबे राइनर ने उत्प्रेरक के रूप में पर पहला अवलोकन किया था। तो उत्प्रेरक के रूप में किसको किया था, ये पीटी को। पीटी मतलब क्या हो गया, प्लेटिनम होगा। क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। तो डोबे राइनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर काम किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार घुमा के पूछा है। ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था, तो किसने किया था, डोबे राइनर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कि उस जर्मन रसायन का नाम बताया जिसने 1817 में तत्वों के त्रिक ट्राइड का समूहबद्ध किसने किया था, डोबे राइनर ने किया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपको शुरू हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी दोनों अलग अलग है। तो इसमें हम अभी देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसके बाद हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, अगले वीडियो में। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए
बेरिलियम और पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। तो सही सूत्र का चयन कैसे करेंगे? अब देखिए, बेरियम का अगर बैलेंस देखेंगे कितना होता है, इसका +2 होता है। कितना होता है? +2 होता है। ऑक्साइड बनाएंगे तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। तो इसका +2 इसका -2 कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या? बेरियम ऑक्साइड बचेगा। क्या बचेगा? बेरियम ऑक्साइड, यानी बेरियम ऑक्साइड हो सकता है। और पोटेशियम का देखा जाए तो पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का वैलेंसी +1 होता है, क्योंकि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। तो 2 8 8 और 1 होगा, इसके वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। तो +1 होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। तो देखिए बैलेंसी ये आके इधर लगता है, इधर लगता है, तो ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये K2O बन जाएगा, K2O अब BO। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हाइड्रोजनों की तरह हाइड्रोजन भी के रूप में मौजूद होता है। तो हाइड्रोजन किसके रूप में मौजूद होता है? द्विपरमाणुक अणु के रूप में। किसके रूप में मौजूद होता है? द्विपरमाणुक अणु के रूप में। जिस प्रकार से जैसे O2 लिखा जाता है उसी प्रकार से H2 भी लिखा जाता है, यानी द्विपरमाणुक होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडेलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। जब आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन थे। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडेलीव ने किन 2 तत्वों से बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? किन 2 तत्वों पर ध्यान दिया था? इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ध्यान दिया था। किस पे ध्यान दिया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ध्यान दिया था। किस पे ध्यान दिया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? तो किसकी नहीं हुई थी? उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, किसकी खोज नहीं हुई थी? उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी। नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? किसका प्रयोग किया था? परमाणु द्रव्यमान को। क्या किसका प्रयोग किया था? परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग किया था, यानी परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते थे? तो ऊपर लिखे जाते थे। तो जब NCERT वाला देखेंगे, यहाँ पर देख लिया आपको, नीचे यहाँ पे हम लगा दिए स्क्रीनशॉट लेके, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये ऊपर दिखाई दे रहा है। तो कहाँ पे लिखे गए थे? ऊपर लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलीव के आवर्ती नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन थे। यही तो सही है, द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन थे। चुंबकीय गुण परमाणु क्रमांक नहीं होगा और उनके रंग पे भी नहीं था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा हुआ, इसको आपको ध्यान देना है कि मेंडेलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एक लगाकर किया गया था। तो किसके पहले पूर्ववर्ती? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के पहले कुछ स्थान को इन्होंने छोड़ दिया था। ध्यान दीजिएगा, मेंडेलीव ने, इनको पता था कि कुछ तत्व खोजे जाएंगे तो इसको पहले उसका एका लगा के, ठीक है, एका लगा के उसको छोड़ दिया गया, तो बाद में खोजा गया, यहाँ पे रखा गया था। तो कौन किसके पहले? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, मेंडेलीव की आवर्त सारणी 1869 में बनी थी। ठीक है, कब? 1869 में बनी थी, लेकिन प्रकाशित कब हुई थी? 1872 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन नहीं है, क्या है? गलत है, बाकी सही है। ये भी ध्यान रखना है। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था किसने? मेंडेलीव ने। और उन्होंने कहा था जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसको क्या कहा जाएगा? समूह कहा जाएगा। जो ऊर्ध्वाधर है उसको क्या कहा जाएगा? समूह कहा जाएगा। और जो क्षैतिज होगा उसको क्या कहा जाएगा? आवर्त कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको आवर्त। ऊर्ध्वाधर को समूह यानी ग्रुप कहा जाएगा और क्षैतिज को आवर्त यानी पीरियड बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मेंडेलीव की आवर्त सारणी सीमा के रूप में माना गया था? तो किसे माना गया था? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजनों से सदृश और हाइड्रोजन की कोई
विशेष स्थान नहीं दिया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया था? तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया था? ये भी पढ़े हैं कि मेंडलीव ने उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं कर पाए थे, उत्कृष्ट गैसों समूह को खोज नहीं कर पाए थे। ये सब किस में मिलेगा आपको? आधुनिक आवर्त सारणी में मिलेगा। तो उत्कृष्ट गैस समूह मतलब क्या हो जाएगा? नोबल गैस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्त सारणी में की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका। तो किसका व्याख्या नहीं कर सका था? समस्थानी का। किसका व्याख्या नहीं कर सका था? समस्थानी का व्याख्या नहीं कर पाया था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, मेंडलीव का आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। तो यही क्या सही नहीं है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। किसमें दिया गया था? आधुनिक आवर्त सारणी में दिया गया था। उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। ये बात सही है। मेंडलीव के समय उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अपक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनता था। ये भी सही है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? इसमें कॉपर मौजूद नहीं था। बाकी कोबाल्ट, निकिल और फेरस था। तो देखिए, इस जैसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दें, यहाँ से आप देख पाएंगे इसमें कौन सा मौजूद नहीं है? कॉपर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। यहीं पर अगर आधुनिक पहले लग जाए, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? तो मोजले ने किया था। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि देखिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो इसमें देखिए पूछा हुआ है कि मेंडलीव का आवर्त नियम यह दर्शाता है कि तत्वों के गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं। तो किसके होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के। किसके होते हैं आवर्ती फलन? परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव का आवर्ती नियम किस पर आधारित है? तो मेंडलीव का आवर्ती नियम परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। किस पे आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के आवर्त सारणी में के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। अगर पूछ लिया जाए, जैसे पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो उसमें भी पूछता है न्यूलैंड के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व। न्यूलैंड ने माना था कि प्रकृति में मात्र 56 तत्व है, लेकिन जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था उन्होंने तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। लेकिन इस मेंडलीव ने ये भी कह दिया था कि अभी बहुत से तत्व खोजे जाएंगे, उसके लिए इन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न से कौन सा तत्व बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ? तो किसको प्राप्त हुआ था? गैलियम को प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था? गैलियम को प्राप्त हुआ था। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एफ यानी इसको पहले से ही आवर्त सारणी में था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली थी? तो किसको बाद में जगह मिली थी? जर्मेनियम को मिली थी। किसको मिली थी? जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभ और क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता। तो लंबवत वाले को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता था, और क्षैतिज को आवर्त कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहा जाता है। तो क्षैतिज को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बनी यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो अभी बताए थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। किस पे ध्यान केंद्रित किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके आवधिक स्वभाव माना जाता है। किसको माना जाता है? परमाणु द्रव्यमान की। किसको माना जाता है? परमाणु द्रव्यमान को ही बढ़ते क्रम में रखा था किसने? मेंडलीव ने। अगला क्वेश्चन है कि देखिए वही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक बार बढ़िया से आप समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसने किया था? दामित्री मेंडलीव ने किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दामित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? तो इन्होंने क्या किया था? आवर्त सारणी यानी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किया था किसने? दामित्री मेंडलीव ने। अगला क्वेश्चन है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ये थे मेंडलीव थे। कौन थे? मेंडलीव थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरे। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं। यह कथन किसका था? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में किसने रखा था? तो ये देखिए ये किसमें रखा था? मेंडलीव की आवर्त नियम में था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका था? तो कौन नहीं पा सका था? हाइड्रोजन। कौन नहीं पाया था? हाइड्रोजन नहीं पाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका निकिल से पहले दिखाई देता था। निकिल से पहले कौन दिखाई देता था? कोबाल्ट। कौन दिखाई देता था? कोबाल्ट दिखाई देता था। सार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। किसने बताया था? मेंडलीव के आवर्ती नियम में। किसमें बताया गया था? मेंडलीव के आवर्ती नियम में बताया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा किया गए तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो किसके? मेंडलीव के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? मेंडलीव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता था। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता था और क्षैतिज वालों को आवर्त कहा जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव ने जब कार्य शुरू किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कितने ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित किस समूह में किसी तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली थी? तो किसको बाद में जगह मिली थी? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को। तो कौन सा सही हो जाएगा? जर्मेनियम नहीं, सॉरी गैलियम होगा। गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम। तो कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका प्रकाशित हुई थी। तो कब प्रकाशित हुई थी? 1872 में बना था, 1869 में बना था, 1872 में प्रकाशित हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में ईका एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो ईका एल्युमिनियम की जगह कौन लेता है? यहीं आपको बताना है। कौन लेता है? गैलियम लेता है। कौन लेता है? गैलियम लेता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था तत्वों के गुण और के परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन है? तो किसने कहा था? मेंडलीव ने कहा था। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया गया था? किसने किया था? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।